गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले लेक्चर में हम लोग फ्यूनेरिया के बारे में बात कर रहे थे कि फ्यूनेरिया का गैमेटोफाइट किस प्रकार का होता है और फ्यूनेरिया के स्टेम का इंटरनल स्ट्रक्चर कैसा होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ लीफ। पत्ती की आंतरिक संरचना। पत्ती की आंतरिक संरचना किस प्रकार की होती है? तो देखिए, लीफ यहाँ पर कुछ इस प्रकार से होती है और आधारी पार्ट इसका किससे जुड़ा होता है? स्टेम से। यहाँ ये मिड रिब पाई जाती है और मिड रिब कैसी होती है? थोड़ी मोटी होती है, मल्टी लेयर्ड होती है, इसीलिए यहाँ ये डॉट की जो साइन है ये किसको शो कर रहे हैं? मल्टी लेयर्ड को। तो ये क्या उपस्थित है? मिड रिब। और मिड रिब के दोनों ओर, इधर भी और इधर भी, ये क्या उपस्थित हैं? विंग्स। मिड रिब के दोनों तरफ यहाँ पर विंग्स पाए जाते हैं। नीचे की तरफ जिस स्थान से स्टेम से जुड़ती है ये क्या कहलाता है? लीफ बेस। लीफ बेस के स्थान से किससे जुड़ती है? ये स्टेम से पर्ण जुड़ी हुई होती है, क्योंकि आवृंती पत्तियां होती हैं। अब इस लीफ की जब हम काट काट के देखते हैं तो यहाँ कुछ इस प्रकार से संरचना दिखाई देती है। जो मिड रिब होती है, जो सेंटर में मिड रिब उपस्थित होती है, इसके बीच में कोशिकाओं का कुछ समूह उपस्थित होता है और ये कोशिकाओं का समूह इस प्रकार से यहाँ इन बड़ी बड़ी सेल्स से घिरा हुआ होता है। सेंटर में जो कोशिकाएं होती हैं वो छोटी छोटी होती हैं और इसके चारों तरफ जो कोशिकाएं होती हैं वो कैसी होती हैं? बड़ी। तो यहाँ ये जो सेल्स दिखाई दे रही हैं ये किसकी हैं? मिड रिब की। चारों तरफ जो सेल्स दिखाई दे रही हैं ये मिड रिब की हैं। और मिड रिब कैसी होती है? अभी बताया था आपको, मल्टी लेयर्ड होती है। मल्टी लेयर्ड होती है। कोशिकाओं की एक से अधिक परतें उपस्थित होती हैं और साथ ही साथ कैसी होती हैं? ये मोटी भित्ति वाली। एक से अधिक परतें उपस्थित होती हैं, साथ ही साथ कोशिकाएं कैसी होती हैं? मोटी भित्ति वाली होती हैं। अब इन मिड रिब की कोशिकाओं के बीच में यहाँ पर जो छोटी छोटी कोशिकाओं के समूह दिखाई दे रहे हैं ये क्या होते हैं? यहाँ ये जो जाइलम फ्लोएम कार्य करते हैं, मिड रिब के अंदर जो जाइलम फ्लोएम पाए जाते हैं हायर प्लांट्स में, उसके समान यहाँ पर ये कोशिकाओं का ग्रुप कार्य करता है। तो किसका कार्य करेगा? ये सेंट्रल स्टैंड, जिसको हम क्या कह रहे हैं? हम सेंट्रल स्टैंड। सेंट्रल स्टैंड कहते हैं, जो संवहन का कार्य करता है। साथ ही साथ यहाँ पर मिड रिब कैसी है? मोटी भित्ति वाली है। तो मोटी भित्ति वाली है तो किसका कार्य करेगी? यांत्रिक बल प्रदान करने का। पत्ती को फैली हुई अवस्था में रखने का भी कार्य मिड रिब के द्वारा किया जाता है। अब इसके दोनों तरफ ये जो पार्ट है, जो विंग्स हैं, तो विंग्स इसके दोनों तरफ कुछ इस प्रकार से उपस्थित होते हैं। ये वाली जो सतह होती है पर्ण की, किसी भी पर्ण की, चाहे हम लोअर प्लांट्स की बात करें चाहे हम हायर प्लांट्स की बात करें, ये क्या कहलाती है? लैमिना, पर्णफलक। लैमिना कहलाती है, क्योंकि अभी आगे आएगा पर्णफलक, इसलिए बताया है। तो ये पूरी की पूरी जो सरफेस होती है वो पर्णफलक कहलाती है। तो यहाँ वापस चलते हैं अपने पॉइंट की तरफ। कुछ इस प्रकार से कोशिकाएं पाई जाती हैं। मिड रिब के दोनों तरफ ये जो कोशिकाएं पाई जाती हैं, इन कोशिकाओं में क्लोरोफिल पाया जाता है। इनके अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है। अब क्लोरोफिल प्रेजेंट है तो यहाँ क्लोरोफिल उपस्थित, और इनको कहते हैं हम विंग्स। तो इसका मतलब ये जो पार्ट है, जब हम इसकी काट काट के ऐसे देख रहे हैं तो ये जो पार्ट है वो हमको इस प्रकार से दिखाई देते हैं। तो विंग्स के अंदर
क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, और क्लोरोफिल प्रेजेंट है तो किसका कार्य करेगा? फोटोसिंथेसिस का। तो यहाँ पर प्रकाश संश्लेषण का कार्य जो किया जाता है वो विंग्स के द्वारा किया जाता है। तो स्टूडेंट्स, ये वाला जो पूरा एरिया है जिसको हम पर्णफलक कह रहे हैं, पर्णफलक के साथ साथ ये जो अंदर वाला जो एरिया आता है ये पूरा की पूरा किस में आता है? विंग्स। मिड रिब को छोड़ करके दोनों तरफ का एरिया जिसमें लेमिना भी शामिल है, पर्णफलक भी शामिल है, क्या कहलाता है यहाँ पर? ये विंग्स कहलाता है। तो ये विंग्स की जो कोशिकाएं होती हैं वो कैसी होती हैं? क्लोरोफिल युक्त होती हैं, और क्लोरोफिल युक्त होने के कारण यहाँ पर किसका कार्य करेंगी? प्रमुख कार्य होता है प्रकाश संश्लेषण का। तो ये प्रकाश संश्लेषण का कार्य करती हैं। मिडरिब की मल्टीलेयर्ड होती है, मोटी भित्ति वाली होती हैं, जो यांत्रिक बल प्रदान करने का कार्य करती है। सेंट्रल में जो सेंट्रल स्टैंड कोशिकाओं का जो समूह उपस्थित होता है, ये कोशिकाओं का समूह यहाँ पर संवहन का कार्य करता है। पर्णफलक की जो कोशिकाएं होती हैं, लेमिना की जो कोशिकाएं होती हैं वो कुछ इस प्रकार से होती हैं, जिनको क्या कहते हैं हम? वर्गाकार। कुछ यहाँ पर वर्गाकार कोशिकाएं होती हैं। केवल इस लेमिना की कोशिकाएं, अंदर की कोशिकाएं वर्गाकार नहीं पाई जाती हैं। तो जो पर्ण की स्ट्रक्चर होती है वो कैसी पाई जाती है? सिंपल पाई जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं हम यहाँ पर जनन की। फ्यूनेरिया ब्रायोफाइट है, तो यहाँ हम अलैंगिक जनन की तो बात करेंगे ही नहीं, केवल किसकी करेंगे? कायक जनन प्लस लैंगिक जनन। तो यहाँ दो प्रकार का जनन पाया जाता है। कायक व लैंगिक, दो प्रकार का यहाँ जनन पाया जाता है। कायक जनन होता है और लैंगिक जनन होता है। फर्स्ट बात करते हैं हम कायक जनन। कायक जनन यहाँ पर विभिन्न विधियों के द्वारा होता है, या फिर कहें कि कायक जनन यहाँ पर विभिन्न प्रकार से होता है। फर्स्ट, प्राइमरी प्रोटोनिमा द्वारा। प्राइमरी प्रोटोनिमा द्वारा गैमेटोफाइट पीढ़ी से स्पोरोफाइट पीढ़ी का डेवलपमेंट होता है, क्योंकि फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया होगी। आदि जनन पढ़ेंगे, लैंगिक जनन उस वक्त आएगा। गैमेटोफाइट से कैसे स्पोरोफाइट डेवलप होता है, तो यहाँ सीधा सीधा याद रखो कि जो स्पोर होता है, जो स्पोर होता है, स्पोर कैसा होता है? हैप्लॉइड। तो इस स्पोर से प्रोटोनिमा का निर्माण होता है। कैसे? स्पोर है, जर्मिनेट होगा। स्पोर जब जर्मिनेट होता है तो यहाँ पर जो प्रोटोनिमा बनता है वो कैसा होता है? प्राइमर, प्राथमिक तंतु का निर्माण होता है। अब ये प्राथमिक तंतु, मान लिया इस प्रकार से कुछ प्राथमिक तंतु बना है, तो इस प्राथमिक तंतु पर यहाँ पर कुछ इस प्रकार की संरचनाएं भी उपस्थित होती हैं, जिन्हें हम क्या बोलते हैं? वल्विल्स या बर्ड, वल्विल्स या बर्ड्स। तो यहाँ क्योंकि आगे हमारा अगला पॉइंट आएगा, सेकंड पॉइंट यहाँ डाल देते हैं। वल्विल्स या बर्ड्स द्वारा जनन, दोनों पॉइंट एक साथ देखते हैं। तो यहाँ पर जो स्पोर के जर्मिनेट होने से प्राइमरी प्रोटोनिमा बना है, ये प्राइमरी प्रोटोनिमा टूट जाए, जितने टुकड़ों में टूटेगा प्रत्येक टुकड़ा किसका निर्माण कर लेगा? यहाँ पर फ्यूनेरिया का निर्माण कर लेगा। मान लिए प्राइमरी प्रोटोनिमा 4-6 टुकड़ों में टूट गया, तो टूटने वाला प्रत्येक टुकड़ा फ्यूनेरिया के पर्णिल गैमेटोफाइट का निर्माण। इस चीज का याद रखना कि फ्यूनेरिया का यहाँ पर पर्णिल गैमेटोफाइट बनेगा, पट्टी युक्त, लीफ युक्त गैमेटोफाइट का निर्माण होगा। अब यहाँ पर जो वल्विल्स या बर्ड्स जो उपस्थित हैं, ये वल्विल्स और बर्ड्स
भी यहाँ से अगर किसी कारण से ये यहाँ से पृथक हो जाएं तो पृथक होकर के भी किसका निर्माण करेंगी, पर्णिल गेमेटोफाइट का निर्माण करेंगे। तो यहाँ बल्बिल्स या बर्ड्स के द्वारा या प्राइमरी प्रोटोनिमा के द्वारा किसका निर्माण होगा, कौन सा प्रकार का जनन होता है, कायक प्रकार का जनन होता है, जो पर्णिल गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन करती है। प्राइमरी प्रोटोनिमा के साथ साथ यहाँ पर बल्बिल्स या बर्ड्स कहाँ पाई जाती हैं, मूलाभासों पर भी। जो मूलाभास होते हैं इनके मूलाभासों पर भी ये उपस्थित हो सकती हैं। तो प्राइमरी प्रोटोनिमा के द्वारा या मूलाभासों के पर उपस्थित बल्बिल्स या बर्ड्स के द्वारा भी यहाँ पर कायिक जनन संभव है। एंड थर्ड, सेकेंडरी प्रोटोनिमा। सेकेंडरी प्रोटोनिमा, तो सेकेंडरी प्रोटोनिमा कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं, सेकेंडरी प्रोटोनिमा लीफ, स्टेम, पुधानी किसी भी भाग पर सेकेंडरी प्रोटोनिमा का निर्माण हो सकता है। लीफ, स्टेम, पुधानी इन किसी भी पार्ट पर यहाँ पर सेकेंडरी प्रोटोनिमा निर्मित हो सकता है। तो इसका मतलब सेकेंडरी प्रोटोनिमा का निर्माण स्पोर से नहीं होता। प्राइमरी प्रोटोनिमा का ही निर्माण केवल स्पोर से होता है, सेकेंडरी प्रोटोनिमा का निर्माण स्पोर्स के द्वारा नहीं होता है। तो यहाँ ये सेकेंडरी प्रोटोनिमा इस प्राइमरी प्रोटोनिमा के समान होता है कार्य में और व्यवहार में। सेकेंडरी प्रोटोनिमा का कार्य और व्यवहार भी किसके समान होता है, प्राइमरी प्रोटोनिमा के ही समान होता है। तो ये भी जितने पार्ट में टूटेगा, टूट करके बार बार किसका निर्माण करेगा, पर्णिल गैमेटोफाइट का निर्माण करेगा। नेक्स्ट, जेमा कप द्वारा। इससे पहले भी हमने जेमा कप देखे थे और वो जेमा कप कहाँ मिलते थे, जो थैलस था, थैलस की अपाक्ष सतह पर। क्योंकि इससे पहले जब हमने जेमा कप देखे थे तो जेमा कप कहाँ थे, थैलस था, ना कि प्लांट बॉडी, और थैलस की अपाक्ष सतह पर प्रेजेंट थे। तो यहाँ जेमा कप पर्ण के शीर्ष पर, पर्ण के ऊपर या शीर्ष पर निर्मित होते हैं। थैलस तो नहीं है लेकिन पर्ण तो है। तो यहाँ पर जेमा कपों का निर्माण, जेमा गेमा कपों का निर्माण कहाँ होता है, जो पर्ण का शीर्ष भाग होता है, शीर्ष भाग के ऊपर गेमा कप निर्मित होते हैं। और ये गेमा कप जब मौसम अनुकूल होता है, जब वातावरण कैसा हो, अनुकूल वातावरण होने पर ये क्या हो जाते हैं, जर्मिनेट हो जाते हैं, अंकुरित हो जाते हैं और जर्मिनेट होकर के किसका निर्माण करते हैं, गैमेटोफाइट का, गैमेटोफाइट का निर्माण करते हैं। यहाँ पर किसी से भी स्पोरोफाइट का निर्माण नहीं होगा। कायक जनन हो रहा है तो सीधा सीधा किसका निर्माण होगा, गैमेटोफाइट का। तो यहाँ सभी के द्वारा गैमेटोफाइट का निर्माण होता है। नेक्स्ट, एपोस्पोरी, अपबीजाणुकता। अपबीजाणुकता, एपोस्पोरी क्या होती है, हायर प्लांट्स के अंदर अगर हम एपोस्पोरी की बात करें तो हायर प्लांट्स में विदाउट फर्टिलाइजेशन सीड का निर्माण अगर हो रहा है एम्ब्रियो के किसी भी पार्ट के द्वारा, तो वो क्या कहलाती है, एपोस्पोरी कहलाती है। तो यहाँ पर फिर यहाँ ना तो एम्ब्रियो होता है ना सीड होता है। तो अगर इसके बारे में हम एपोस्पोरी की बात करें तो यहाँ एपोस्पोरी क्या होती है, तो यहाँ स्टूडेंट्स प्लांट
और प्लांट भी कौन सा, स्पोरोफाइट। जब प्लांट बॉडी स्पोरोफाइट होती है तो स्पोरोफाइट प्लांट के किसी भी भाग से या किसी भी भाग के चोटग्रस्त होने पर, चोटग्रस्त होने पर, या तो स्पोरोफाइट प्लांट का कोई भी भाग चोटग्रस्त हो जाए या फिर टूटकर अलग हो जाए, टूटकर अलग हो जाए, दोनों में से कोई भी अवस्था हो जाए, तो यहाँ दोनों ही अवस्थाओं में क्या होगा, यहाँ से टूटा हुआ भाग गिरेगा कहाँ, भूमि पर, और भूमि पर गिरने के बाद में यहाँ प्रोटोनिमा का निर्माण होगा। या कोई भाग टूटकर अलग हो जाए या किसी कोशिकाएं क्षतिग्रस्त हो जाएं, चोटयुक्त हो जाएं, तो यहाँ ये भूमि पर गिरने के बाद में ये प्रोटोनिमा का निर्माण करते हैं। अब प्रोटोनिमा का निर्माण कर रही हैं तो प्रोटोनिमा किसका निर्माण करेगा, इससे पहले भी देखा है हमने। तो प्रोटोनिमा के द्वारा किसका निर्माण होता है, प्रोटोनिमा पर पहले यहाँ बर्ड्स का निर्माण होता है, कलिकाओं का निर्माण होता है। प्रोटोनिमा डायरेक्ट गैमेटोफाइट का निर्माण नहीं करता, प्रोटोनिमा से पहले बर्ड्स का निर्माण होगा, प्रोटोनिमा के ऊपर कलिकाएं उत्पन्न होंगी। अब ये कलिकाएं क्या करेंगी, जो पर्णिल गैमेटोफाइट है, इस पर्णिल गैमेटोफाइट का निर्माण करेंगे, पर्णिल गैमेटोफाइट का निर्माण करती है। तो इसको एपोस्पोरी क्यों कह रहे हैं, इसलिए कह रहे हैं कि स्पोरोफाइट कैसा है, एन या फिर 2n। अगर फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो 2n और नहीं हो रहा है तो n। तो स्टूडेंट्स, जब स्पोरोफाइट में स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है तो स्पोरोफाइट खुद द्विगुणित होता है, स्पोरोफाइट खुद द्विगुणित होता है। जब यहाँ स्पोर बनते हैं मियोसिस से, ये कैसे होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं। तो ये स्पोर फॉर्मेशन यहाँ पर नहीं हो रहा, तो सीधे स्पोरोफाइट से द्विगुणित किसका निर्माण हो रहा है, गैमेटोफाइट का, सीधे ही गैमेटोफाइट का निर्माण हो रहा है। यहाँ किसी भी प्रकार के गैमेट फॉर्मेशन या फिर कहीं स्पोर्स का फॉर्मेशन नहीं हो रहा, इसलिए हम इसको क्या कह रहे हैं, एपोस्पोरी कह रहे हैं। जो एक प्रकार से हायर प्लांट्स में फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया होती है, सॉरी, फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया ना होने पर सीड्स का जो निर्माण होता है, उसी प्रकार से यहाँ स्पोर फॉर्मेशन ना होकर के डायरेक्ट किसका निर्माण हो रहा है, गैमेटोफाइट का। इसीलिए हम इसको क्या कह रहे हैं, एपोस्पोरी कह रहे हैं। आपको बीजाणुता पे, तो यहाँ इन 5 विधियों के द्वारा कायक जनन संपन्न होता है। ओके स्टूडेंट्स।